तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो इसीलिए क्योंकि हमने अपने चैनल पर काइजू नंबर 8 के मांगा से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस डाली हैं, आपने उन सारी वीडियोस को बहुत पसंद किया है। खास करके मैं उन सबको तो थैंक्स बोलना ही चाहूंगा जिन्होंने उन सारी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, और वो इसीलिए क्योंकि आप सबके कमेंट्स को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, इसीलिए आप सबका दिल से शुक्रिया। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है उन सभी को मैं बता दूं कि हमने अपने चैनल के ऊपर काइजू नंबर 8 के मांगा के चैप्टर नंबर 88 तक की स्टोरी को कवर कर लिया है, और इन सारे चैप्टर्स को हमने जिन वीडियोस में कवर किया है वो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल के काइजू नंबर 8 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सारी वीडियोस को भी जरूर देख लेना, ताकि आपको मांगा की अब तक की पूरी कहानी समझ में आ जाए और आप लोग सबके साथ मिलकर बाकी की स्टोरी को एंजॉय कर सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पिछली वीडियोस की तरह ये वाली वीडियो भी पसंद आती है तो आप इस वाली वीडियो को भी जरूर लाइक करना, और आपको जो भी कहने का मन हो वो आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर देना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काइजू नंबर 8 के मांगा के चैप्टर नंबर 89 और उसके आगे की स्टोरी को जानते हैं। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि काफका हिबिनो प्लाटून लीडर शिनोमे को बचाने के लिए लड़ाई में कूद जाता है, और फिर लड़ाई में आते ही वो सबसे पहले काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने एक ही पंच में काइजू नंबर 13 को खत्म कर देता है। लेकिन उसके अलावा कीकोरू, जो कि काइजू नंबर 15 से फाइट करी होती है, वो भी अपने आप को नंबर 15 के मेंटल अटैक से बचा लेती है, और फिर वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करके नंबर 15 को खत्म कर देती है। और फिर उसके बाद ही कीकोरू अपने मास्टर नारुमी से बोलती है कि अब नारुमी को भी अपने दुश्मन को मारना होगा, जिसके बाद ही नारुमी भी अपनी पावर्स को बढ़ाता है और अपनी आंखों के रंग को चेंज करके सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और फिर कमांडर नारुमी भी काइजू नंबर 11 को खत्म कर देता है। लेकिन इन सब के बाद ही हम वाइस कैप्टन सोशिरो को देखते हैं, जो कि काइजू नंबर 12 से फाइट कर रहा होता है। और अब क्योंकि काइजू नंबर 12 भी वाइस कैप्टन सोशिरो जैसा ही होता है एंड उसके दोनों हाथ बहुत ही शार्प ब्लेड जैसे होते हैं, इसीलिए वो वाइस कैप्टन सोशिरो के ऊपर भारी पड़ता है और वो उसके पीछे आकर उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से न सिर्फ वाइस कैप्टन सोशिरो के ब्लेड्स टूट जाते हैं बल्कि उसके साथ ही सोशिरो को भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है, और उस हमले की वजह से वाइस कैप्टन सोशिरो के मुंह से भी खून निकलने लगता है। अब आगे तो चैप्टर नंबर 89 के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 12 के अटैक की वजह से वाइस कैप्टन सोशिरो को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस हमले के तुरंत बाद ही वो अपने फ्लैशबैक को याद करता है, और वाइस कैप्टन सोशिरो के फ्लैशबैक के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सोशिरो बहुत छोटा होता है। इस टाइम पर छोटा सोशिरो अपने फादर और अपने फैमिली के कई सारे मेंबर्स के साथ होता है, और वो सभी वहाँ पर बैठकर अपने सामने किसी को देख रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर ही सोशिरो का फादर अपने सामने किसी को देखकर कहता है कि अब ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसके साथ ही ये तलवारबाजी में बहुत माहिर है, वो लड़ने की सारी कलाएं जानता है, और तो और उसकी कॉम्बैट स्किल्स भी बहुत अच्छी है, और इसीलिए सच में इसके जैसा तो कोई भी नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद ही हम सोशिरो को देखते हैं जो कि खुद भी उस इंसान को देख रहा होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही हमें पता लगता है कि असल में सोशिरो के फादर जिसकी बात कर रहे हैं और इस टाइम पर ये सब लोग जिसे देख रहे हैं वो सोशिरो का बड़ा भाई है, जिसका नाम है सोइचिरो। और सोशिरो के बड़े भाई सोइचिरो को देखकर उसके फादर बोलते हैं कि सोइचिरो हमारे पूरे होशिना खानदान का सबसे पावरफुल मेंबर है, और इसीलिए इसके जैसी काबिलियत पूरे खानदान में और किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन बातों को सुनकर सोशिरो को गुस्सा आता है, और इसीलिए वो अपनी मुट्ठी को टाइट करता है। गुस्से में सोशिरो अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे आज तक वो सारी बातें याद है, और मैं जानता हूँ कि मेरे खानदान के सारे लोग मेरे बड़े भाई को परफेक्ट समझते थे, वो हमेशा ही सबसे बेहतर था, इसीलिए सब लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन उसकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं था, और इसीलिए मेरे परिवार का हर एक आदमी मुझे बेकार समझता था, और उन सब ने मिलकर मुझे हमेशा ही रिजेक्ट किया था। लेकिन फिर इसके बाद ही कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 12 ने वाइस कैप्टन सोशिरो के ब्लेड्स को तोड़ दिया था। लेकिन वाइस कैप्टन सोशिरो टूटे हुए ब्लेड्स के साथ भी नंबर 12 के सामने खड़ा होता है, और वो उस मॉन्स्टर के सामने फाइटिंग की पोजीशन ले लेता है। लेकिन फिर इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो अपने सूट से यानी कि नंबर 10 से बात करता है, और वो उससे कहता है, नंबर 10, ये काइजू नंबर 12 तुमसे हर चीज में आगे है, ये तुमसे ज्यादा पावरफुल है, तुमसे ज्यादा तेज है, और इसकी फाइटिंग टेक्निक भी तुमसे काफी बेहतर है। और तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ एक प्रोटोटाइप हो, और काइजू नंबर 9 इन सारी दिक्कतों को ठीक करके एक अल्टीमेट मॉन्स्टर बना रहा है। तो कहीं उस टाइम पर तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही तुम्हारा परफेक्ट वर्जन है? सोशिरो की इस बात को सुनकर नंबर 10 कहता है, हाँ सोशिरो, इस बात में कोई शक नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक प्रोटोटाइप हूँ, और ये बात बिल्कुल सही है, और इस टाइम पर हम जिस काइजू से फाइट कर रहे हैं वो मेरा परफेक्ट वर्जन है, यानी कि एक परफेक्ट मॉन्स्टर। लेकिन नंबर 10 जैसी इन बातों को बोलता है वैसी वाइस कैप्टन सोशिरो अपनी आंखें बंद करता है, और वो अपने मन में नंबर 10 से कहता है, तो ये बात है, लगता है हम दोनों ही रिजेक्टेड पीस है, जिन्हें दूसरों ने किसी काम का नहीं समझा है। लेकिन इसके बाद ही नंबर 10 ये देखता है कि सोशिरो की आंखें बंद है, और वहीं पर काइजू नंबर 12 ने अपने पैरों से मूव करना स्टार्ट कर दिया है, और इसीलिए नंबर 10 चिल्लाते हुए सोशिरो से कहता है, सोशिरो बचो, वो हमला करने आ रहा है। ये सुनकर सोशिरो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है, और वो ये देखता है कि नंबर 12 ने उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया है। लेकिन टाइम रहते वाइस कैप्टन सोशिरो नीचे झुक जाता है, और वो उस हमले से खुद को बचा लेता है। लेकिन सोशिरो इस बात को नोटिस करता है कि काइजू नंबर 12 ने अपने अटैक से पीछे की पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद सोशिरो नंबर 10 से कहता है, नंबर 10, इस लड़ाई में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम
हार नहीं सकते हैं, क्योंकि हारना हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। और इसीलिए नंबर 10 हम इसे आज 20 से काट देंगे, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और फिर सोशिरो की बात सुनकर नंबर 10 भी तैयार हो जाता है और वो ये सोचता है कि अब सोशिरो बहुत ही पावरफुल अटैक्स करेगा। लेकिन इसके बाद ही वो ये देखता है कि सोशिरो ने अपने दोनों ब्लेड्स फेंक दिए हैं और वो वहां से दूर भागने लगा है। लेकिन भागते हुए हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो वायरलेस के जरिए सीधा ओकोनोगी से बात करता है और वो ओकोनोगी से कहता है, ओकोनोगी केस नंबर 7 को नीचे डिप्लॉय कर दो और हाँ, सब कुछ वैसे ही करना जैसा हमने प्लान किया था। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि सोशिरो को ऑर्डर्स मिलते ही ओकोनोगी बिल्कुल वैसे ही करती है और वो हेलीकॉप्टर के अंदर से केस नंबर 7 को नीचे फेंक देती है। जिसके बाद ही केस नंबर 7 नीचे आता है और हवा में उसके अंदर से कई सारे बड़े बड़े केसेस निकलते हैं। उन्हें नीचे आते हुए वाइस कैप्टन सोशिरो भी देखता है और इसीलिए वो सब जहाँ पर गिर रहे होते हैं सोशिरो भी भागते हुए वहां पर जाता है। वहां पर जाते हुए सोशिरो अपने मन में कहता है कि मैंने अब तक काइजन नंबर 10 की 83% रिलीज फोर्स को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन अब चाहे मैं कुछ भी कर लूं मैं इसके ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर मैं 83% के ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्या चीज है जो मुझसे मिस हो रही है? लेकिन फिर इसके आगे सोशिरो सोचते हुए कहता है, अगर ऐसा ही है कि मैं नंबर 10 की इससे ज्यादा रिलीज फोर्स को एक्टिवेट नहीं कर सकता तो मैं इस बारे में और नहीं सोचूंगा, बल्कि अब रिलीज फोर्स को बढ़ाने की बजाय मैं अपना प्लान चेंज करूंगा और एक नई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ताकि मैं इस लड़ाई को जीत सकूं। और फिर सोशिरो जैसे ऐसा बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि वो सारे केसेस जो नीचे आए होते हैं वो नीचे आते ही जमीन में घुस जाते हैं और फिर उनके नीचे आते उनमें से एक ओपन होता है और उसके ओपन होते ही उसके अंदर से ब्लेड्स निकलते हैं, जिन ब्लेड्स को सोशिरो पकड़ लेता है और उन्हें लेकर पुराने वाले ब्लेड्स को फेंक देता है। इस बड़े से स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेकर सोशिरो मन में सोचते हुए कहता है कि मैं 2 ब्लेड से लड़ने में माहिर हूँ और रही बात एक लंबे स्वॉर्ड से लड़ने की तो ऐसे लंबे स्वॉर्ड से लड़ने में मेरा भाई माहिर है। लेकिन अब हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मुझे भी इस चीज को करना ही होगा। इसके बाद ही हम नंबर 10 को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है, सोशिरो तो आखिर तुम इस स्टाइल को छुपा रहे थे, लेकिन लगता है कि अब तुम इसका इस्तेमाल करके ही रहोगे। इसके अगले सीन में फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम सोशिरो और ओकोनोगी को देखते हैं। यहाँ पर ओकोनोगी सोशिरो से कहती है, क्या तुम्हारे लिए एक नया वेपन बनाऊं? जो सुनकर सोशिरो कहता है, हाँ बिल्कुल। पर तभी ओकोनोगी कहती है, पर आखिर ऐसा क्यों? तुम तो डबल ब्लेड से लड़ने में बहुत ही माहिर हो और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि डबल ब्लेड की फाइट में तुम्हें टक्कर भी दे सके। लेकिन इस बात को सुनकर सोशिरो ओकोनोगी से कहता है, ओकोनोगी तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम इस बात को जानती हो कि अब काइजन नंबर 9 मेरे डबल ब्लेड टेक्निक के बारे में जानता है और इसीलिए उसे पता है कि मैं कैसे फाइट करता हूँ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस टाइम पर मैं काइजन नंबर 10 से फाइट कर रहा था उस टाइम पर हो सकता है कि नंबर 9 ने मेरे लड़ने के तरीके को ऑब्जर्व कर लिया हो, इसीलिए शायद से अब वो मेरे डबल ब्लेड टेक्निक के बारे में सब कुछ जानता है। और अगर ऐसी बात है तो मुझे एक नए तरीके के लिए तैयार रहना पड़ेगा और फाइट का एक ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जो कि मेरे डबल ब्लेड टेक्निक से बिल्कुल अलग हो। और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी डबल ब्लेड टेक्निक काम नहीं कर रही है तो उस टाइम पर मैं सिंगल ब्लेड टेक्निक को यूज करूंगा। लेकिन फिर इसके बाद ही सोशिरो अपने बड़े भाई को याद करता है और उसे याद करते हुए वो ओकोनोगी से कहता है, ओकोनोगी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जब भी बात तलवारबाजी में लड़ने की हो तो उस टाइम पर मैं किसी भी कीमत में हार नहीं सकता हूँ। इसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ओकोनोगी इन सारी बातों को सोच रही थी और इसीलिए बातों को सोचते हुए वो खुद से कहती है कि उस टाइम पर वाइस कैप्टन सोशिरो बिल्कुल सही कह रहे थे और उन्हें उस टाइम पर जिस बात का शक था वो शक बिल्कुल सही निकला है। इसके बाद ही हम फाइट में देखते हैं जहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो अपने सिंगल ब्लेड के साथ पूरी तरह से तैयार होता है और इसीलिए उसे देखकर नंबर 12 धीरे धीरे करके उसके पास आता है। लेकिन फिर एक ही बार में नंबर 12 बिल्कुल तेजी से वाइस कैप्टन सोशिरो पर हमला करता है और उसे देखकर सोशिरो भी तैयार होता है और वो पोजीशन लेते हुए उसी टाइम को याद करता है जिस टाइम पर उसने सिंगल ब्लेड की टेक्निक का इस्तेमाल सीखा था और ट्रेनिंग कर करके अपने आप को परफेक्ट किया था। और फिर अपनी उसी ट्रेनिंग को याद करते हुए वाइस कैप्टन सोशिरो नंबर 12 के ऊपर अटैक करता है और एक ही झटके में हमला करते हुए उसके पीछे निकल जाता है। और फिर हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो के अटैक की वजह से नंबर 12 का न सिर्फ एक हाथ कट जाता है बल्कि उसके साथ ही उसके पैर पर भी बहुत बड़ा कट लग जाता है। इसके बाद ओकोनोगी मॉनिटर से सोशिरो को देखती है और सोशिरो को देखते हुए वो खुद से कहती है कि वाइस कैप्टन सोशिरो क्लोज कॉम्बैट्स के अंदर डिफेंस फोर्स में सबसे पावरफुल है और इसीलिए किसी भी क्लोज कॉम्बैट के अंदर उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं है। इसके अगले सीन में हम फिर से सोशिरो को देखते हैं जिसने अभी भी काइजन नंबर 10 के ऊपर एक जोरदार अटैक किया था और इस अटैक को करके सोशिरो उसका नाम लेता है और फिर हमें पता लगता है कि इस अटैक का नाम है होशिना स्टाइल क्विक स्लैश टेक्निक। इसके बाद हम नंबर 10 को देखते हैं जो कि सोशिरो के इस वाले हमले को देखकर काफी खुश होता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि काइजन नंबर 9 ने नंबर 12 को उसे सोशिरो के डबल ब्लेड टेक्निक के हिसाब से ट्रेन किया है और इसीलिए वो सिंगल ब्लेड टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। एंड इसके लिए वो सोशिरो से कहता है क्या बात है सोशिरो, लगे रहो और अब इस मॉन्स्टर को छोड़ना मत। पर ये सुनकर सोशिरो से कहता है, नंबर 10 ये बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी इस मॉन्स्टर को नहीं छोड़ने वाला। और फिर ये बोलने के बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो सीधा अपनी पोजीशन लेता है और अपना ब्लेड निकालता है और फिर इसके बाद ही वो सीधा नंबर 12 के पास आता है और उसके ऊपर नंबर 2 विंड होल का यूज करता है जिस अटैक के जरिए वो अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करके नंबर 12 की छाती में होल कर देता है। ये देखकर ऊपर से ओकोनोगी कहती है, क्या बात है, लगता है उन्होंने कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर वायरलेस में इस बात को सुनकर सोशिरो कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका कोर यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर इतने में हम ये देखते हैं कि नंबर 12 सोशिरो पर हमला करता है पर वो सही टाइम पर उसके अटैक से बच जाता है और वो खुद को पीछे कर लेता है। पीछे होते हुए सोशिरो नंबर 10 से कहता है, नंबर 10 तुम्हारी बॉडी का कोर तुम्हारे चेस्ट में था लेकिन इस मॉन्स्टर का कोर इसके चेस्ट में नहीं है। पर इस बात को सुनते ही नंबर 10 सोशिरो से कहता है, सोशिरो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 9 ने इस बात का भी ख्याल रखा है और अब क्योंकि तुम जानते थे कि मेरा कोर मेरे चेस्ट में था इसीलिए हो सकता है कि उसने इसका कोर बदल दिया हो, इसीलिए इस वाले मॉन्स्टर का कोर इसके चेस्ट में नहीं बल्कि कहीं और हो। लेकिन हाँ सोशिरो चाहे कुछ भी हो जाए इस पर वार करते रहो और तब तक वार करना जब तक कि हम इसके कोर को ढूंढ न ले। नंबर 10 की इस बात को सुनकर सोशिरो कहता है, नंबर 10 अगर ऐसी बात है तब तो मुझे इसकी पूरी बॉडी को काटना होगा और इसके शरीर के हर एक हिस्से को काटकर ये देखना होगा कि इसकी बॉडी का कोर कहाँ पर है। और फिर इसके लिए सोशिरो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिस अटैक को नंबर 12 देख भी नहीं पाता है। लेकिन अगली बार उसे पता लगता
लगता है कि सोशिरो ने उसके सर को काट दिया है और हम भी ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो उसके सर को काटते हुए सीधा पीछे निकल जाता है और उसका कटा हुआ सर हवा में उड़ता है। ये देखकर सोशिरो कहता है नहीं, उसका कोर सर में भी नहीं है। लेकिन इतने में नंबर 12 अपने हेड को रीजनरेट करता है और वो बहुत ही तेजी से वाइस कैप्टन सोशिरो को मारता है। लेकिन वाइस कैप्टन सोशिरो सही टाइम पर उसके हमले से बच जाता है और बचकर वो सीधा उसके पेट पर हमला करता है, जिस वजह से अटैक लगते है उसके पेट से खून निकलने लगता है। लेकिन नंबर 12 का पेट काटने के बाद भी सोशिरो देखता है कि कोर वहां पर भी नहीं है। लेकिन तब भी सोशिरो रुकता नहीं है और वो नंबर 12 के आसपास बहुत ही तेजी से मूव करने लगता है और अगले पल उसकी पीठ का पूरा हिस्सा काट देता है। लेकिन उसे कोर वहां भी नहीं मिलता है। पर ये सब देखकर नंबर 12 भी बौखला जाता है और वो भी बिना रुके वाइस कैप्टन सोशिरो पर हमले करने लगता है। लेकिन वाइस कैप्टन सोशिरो अपने आप को उसके हमलों से बचाता है और फिर वो अगला हमला सीधा उसके गले पर करता है। लेकिन वाइस कैप्टन सोशिरो जैसे काइजन नंबर 12 के गले पर मारता है वैसे उसका गला कटते हुए देखता है कि उसकी बॉडी का कोर वहां पर होता है और उससे कोर की एक छोटी सी झलक दिखती है। ये देखकर सोशिरो कहता है ओह, तो इसका कोर इसके गले में है। इधर ओकुनोगी भी ऊपर से कहती है क्या बात है, उन्होंने कोर ढूंढ लिया है। लेकिन नीचे नंबर 12 जैसे इस बात को नोटिस करता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो ने उसका कोर देख लिया है, वैसे वो जल्दी से अपने आप को पीछे करता है और अपने गले के एरिया को रीजनरेट करता है। और फिर जैसे सोशिरो से मारने जाता है वैसे वो जल्दी से अपने दोनों हाथों को बीच में ले आता है और सोशिरो का हमला रोकता है। और अब क्योंकि काइजन नंबर 12 के दोनों हाथी ब्लेड जैसे होते हैं, इसीलिए सोशिरो के इस वाले अटैक को रोकते हम ये देखते हैं कि उसके ऐसा करने से सोशिरो का ब्लेड टूट जाता है। ये देखकर वाइस कैप्टन सोशिरो के भी तोते उड़ जाते हैं क्योंकि नंबर 12 ने न सिर्फ अपने कोर को छुपा लिया है बल्कि उसके साथ ही उसने सोशिरो का ब्लेड भी तोड़ दिया है। लेकिन वाइस कैप्टन सोशिरो तभी रुकता नहीं है और वो अपने टूटे हुए ब्लेड का इस्तेमाल करके नंबर 12 के ऊपर स्लॉट स्लेट टेक्निक नंबर 1 यूज करता है, जिसका नाम है एयर स्लाइसर। और इसके इस्तेमाल से वो नंबर 12 की बॉडी पर कट लगा देता है, जिसके बाद ही नंबर 12 के सामने वाली बॉडी कट जाती है और वहां से खून निकलने लगता है। लेकिन इसके बाद भी वाइस कैप्टन रुकता नहीं है और वो नंबर 12 के ऊपर एक और अटैक करता है, जो अटैक होता है क्रॉस क्विक स्लैश टेक्निक नंबर 3, जिसे कहा जाता है रिवर्स क्लैप। और इसीलिए ये देखकर नंबर 12 भी चौंक जाता है कि आखिर वाइस कैप्टन सोशिरो टूटे हुए ब्लेड्स के साथ भी इतने पावरफुल अटैक्स कैसे कर पा रहा है। लेकिन तभी हम ओकुनोगी को देखते हैं जो कि वाइस कैप्टन को देखकर काफी दंग रहती है और फिर अगले पल वो अपने पुराने टाइम को याद करती है। वो भी उस टाइम को जब वो वाइस कैप्टन सोशिरो से पहली बार मिली थी। जब वो सोशिरो से पहली बार मिली थी तब उसने ये देखा था कि उस टाइम भी वाइस कैप्टन सोशिरो बहुत पावरफुल था और वो ब्लेड्स का इस्तेमाल करने में बहुत माहिर था। लेकिन इसके बाद ही हम फिर से सोशिरो को देखते हैं जो कि अपने मन में भी अपने बड़े भाई को याद करता है और उसे अपना बचपन का फॉर्म दिखता है जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि उसका भाई उससे काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी वजह से बाकी लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं और उसे किसी काम का नहीं समझते हैं। एंड इसीलिए वो बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपने आप को भी साबित कर सके। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर नंबर 12 वाइस कैप्टन सोशिरो पर हमला करता है, पर सोशिरो उसके हमले से खुद को बचाता है और वो नंबर 12 की बॉडी पर एक और कट लगा देता है। और फिर इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो थोड़ा सा टाइम लेता है एंड फिर वो तेजी से नंबर 12 के ऊपर एक और हमला करता है, जिस हमले का नाम होता है रिटर्न स्लैशर क्रॉस हेज ड्रॉ। और इस अटैक में हम ये देखते हैं कि सोशिरो अपने ब्लेड का इस्तेमाल करके नंबर 12 के दोनों हाथ काट देता है। ये देखकर ही नंबर 10 सोशिरो से कहता है सोशिरो, ये बहुत ही अच्छा मौका है, इस बार वो खुद को बचा नहीं पाएगा क्योंकि तुमने उसके दोनों हाथ काट दिए हैं, इसीलिए जल्दी से उसके कोर पर हमला करो। इधर ऊपर से ओकुनोगी भी ये देख रही होती है और इसीलिए वो भी मन में कह रही होती है वाइस कैप्टन सोशिरो, आप ये कर सकते हैं, जल्दी करिए। इसके बाद ही सोशिरो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अटैक करने से पहले वो ये देखता है कि नंबर 12 ने भी बिल्कुल उसके जैसी पोजीशन ले ली है और इसीलिए उसे खुद के जैसे पोजीशन लेते हुए देखकर वो काफी दंग रह जाता है। लेकिन नंबर 12 अगले पल ही अपने हाथों को हील करता है और वो अपने हाथों को पहले के मुकाबले काफी बदल लेता है। ये देखकर वाइस कैप्टन सोशिरो को लगता है कि नंबर 12 उसकी कॉपी कर रहा है, पर वो अपने मन में कहता है कि वो उसे सिर्फ देखकर कॉपी नहीं कर सकता है और इसीलिए वो इस बात को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक करने जाता है। लेकिन नंबर 10 नंबर 12 को देखकर समझ जाता है और उसे पता लग जाता है कि नंबर 12 क्या कर रहा है, इसीलिए वो सोशिरो से कहता है सोशिरो बचाओ उसके अटैक से। लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि नंबर 12 तेजी से वाइस कैप्टन सोशिरो पर हमला कर देता है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि काइजन नंबर 12 का ये वाला अटैक वाइस कैप्टन सोशिरो के ऊपर बहुत ही जोर से लगता है। लेकिन इस अटैक के लगते ही वाइस कैप्टन सोशिरो अपने मन में अपना बचपन याद करता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि जब वो छोटा था तब वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो अपने बड़े भाई को कभी भी हरा नहीं पाता था और इसीलिए उसका बड़ा भाई उससे कहता था कि इतने से कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद जाकर ही तुम पावरफुल बन पाओगे। पर यहाँ पर हारने के बाद ही हम ये देखते हैं कि सोशिरो अपने बड़े भाई से कहता है कि वो उससे एक और बार लड़ना चाहता है, लेकिन सोशिरो का बड़ा भाई उसे चिढ़ाते हुए उससे कहता है कि वो चाहे कितनी भी बार लड़ ले लेकिन वो कभी भी उसे हरा नहीं पाएगा क्योंकि सोशिरो बहुत ही कमजोर है और वो किसी काम का नहीं है। और यहाँ पर अपने बड़े भाई की इस बात को सुनकर सोशिरो को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए हम ये देखते हैं कि जब सोशिरो का बड़ा भाई वहाँ से चला जाता है तब उसके बाद सोशिरो अकेले अपनी ट्रेनिंग करता है और सोशिरो यहाँ पर कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बड़े भाई को सरपास करके ही रहेगा और एक न एक दिन वो अपने बड़े भाई से भी पावरफुल बनेगा। इसके बाद ही कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर काइजन नंबर 12 ने सोशिरो को पंच मारा होता है और इसीलिए नंबर 12 का पंच लगने के बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो बिल्कुल पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर ओकुनोगी चिल्लाती है वाइस कैप्टन, लेकिन फिर अगले पल हम देखते हैं कि नंबर 12 के इतने पावरफुल अटैक के बाद भी वाइस कैप्टन सोशिरो धीरे धीरे करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद ही वो अपने हाथ से अपने ब्लेड को उठाता है और वो बिल्कुल सीरियस होकर कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो किसी कॉपी कैट से बिल्कुल नहीं हारेगा। और यहाँ पर सोशिरो कॉपी कैट नंबर 12 को बोल रहा होता है क्योंकि उसने सोशिरो की तरह कॉपी किया होता है। लेकिन ये बोलने के बाद ही जैसे सोशिरो 2 कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही वो देखता है कि नंबर 12 उसके बिल्कुल पास आ चुका है और अब उसने भी अपने आप को रीजनरेट करके अपने हाथों में सोशिरो जैसा एक बड़ा सा ब्लेड बना लिया है और वो इस टाइम पर उसी का यूज करके सोशिरो पर हमला करता है। नंबर 12 को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर सोशिरो की भी आंखें फट जाती है और उधर दूर से ओकुनोगी भी वाइस कैप्टन के लिए रोने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलने लगती
कहती है नहीं रुक जाओ प्लीज। लेकिन इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि नंबर 12 वाइस कैप्टन सोशिरो पर अटैक कर देता है और उसके हमला करते ही वाइस कैप्टन की बॉडी से बहुत सारा खून निकलता है। ये देखकर ओकुनोगी की रो रो कर हालत खराब हो जाती है और हमें भी ये पता लगता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो पर बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। लेकिन इसके अगले पल हम सोशिरो को देखते हैं जो कि अपने मन में खुद से कहता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने हाथ में रखी तलवार को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद ही जब सोशिरो अपने हाथ को देखता है तब उसे पता लगता है कि काइजू नंबर 12 ने उस पर हमला करके उसका हाथ ही काट दिया है, जिसका मतलब इस टाइम पर वाइस कैप्टन सोशिरो अपने राइट हैंड को गवा चुका है, यानी कि उसी हाथ को जिस हाथ का इस्तेमाल करके वो ज्यादातर फाइट्स में लड़ता था। ये देखकर वाइस कैप्टन सोशिरो का दिमाग बंद हो जाता है और इसीलिए वो अपने सामने अपने बड़े भाई को याद करता है। अब यहीं पर मैं आप सबको बता दूं कि असल में वाइस कैप्टन सोशिरो का बड़ा भाई भी डिफेंस फोर्सेस के अंदर है और कुछ चैप्टर्स पहले जब काइजू वॉर की शुरुआत हुई थी तब वो हमें दिखाया भी गया था, लेकिन उसका अपीयरेंस बहुत ही छोटा था और इसीलिए अगली बार जैसी वाइस कैप्टन सोशिरो के भाई को दिखाया जाएगा तब मैं उसके बारे में आप सबको डिटेल से बता दूंगा। यहाँ पर सोशिरो जब अपने भाई को याद करता है तब वो खुद से अपने मन में कहता है कि अगर आज मेरी जगह मेरा बड़ा भाई होता तो वो मेरी तरह यहाँ पर हारता नहीं, बल्कि हो ना हो वो कोई और स्ट्रेटेजी बनाता और इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही सोशिरो को उसके फादर और उसके टीचर याद आते हैं जो कि उसके मन में कहते हैं हार मान लो सोशिरो, गिव अप कर दो वरना तुम फाइट में मारे जाओगे। लेकिन फिर इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो अपने आप को पानी के अंदर डूबता हुआ फील करता है और उसे ऐसा लगता है कि वो इस टाइम पर गहरे समुद्र में डूब रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो अपने मन में बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रहा होता है। और फिर तभी सोशिरो अपने मन में कहता है कि अगर मैं यहीं पर हार मान लूं तो शायद उसके बाद मैं आराम कर सकता हूँ और फिर उसके बाद से मुझे किसी भी मॉन्स्टर का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना तो मैं किसी मॉन्स्टर से लड़ूंगा, ना ही कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा और ना ही मेरी मौत होगी। तो क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए, क्या आज मुझे गिव अप कर देना चाहिए? लेकिन फिर ये बोलकर ही वाइस कैप्टन सोशिरो थोड़ा सा रुकता है और फिर वो अपने आप से कहता है नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, और वो इसीलिए क्योंकि मैं हार मानना चाहता ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस लड़ाई में लड़ूंगा और आज इस मॉन्स्टर को खत्म करके रहूंगा। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अब वाइस कैप्टन सोशिरो का जो वाला हाथ कट गया था उस हाथ में धीरे धीरे रीजनरेशन होने लगता है और काइजू नंबर 10 धीरे धीरे करके उसके हाथ को रीजनरेट करता है। लेकिन फिर इसके अगले पल वाइस कैप्टन सोशिरो को नंबर 10 की हंसने की बहुत जोर जोर से आवाज आती है। ये देखकर वाइस कैप्टन सोशिरो होश में आता है और वो ये देखता है कि काइजू नंबर 10 बहुत जोर जोर से हंस रहा है। इसके बाद ही काइजू नंबर 10 वाइस कैप्टन सोशिरो से कहता है नंबर 10 मुझे तो लगा था कि मैं मारा जाऊंगा क्योंकि इसने मेरा एक हाथ जो काट दिया था। लेकिन फिर इसके बाद ही सोशिरो ये नोटिस करता है कि काइजू नंबर 12 ने उसका जो हाथ काट दिया था वो हाथ बिल्कुल सही सलामत हो गया है और इसीलिए अपने राइट हाथ को देखकर वो कहता है मेरा राइट हाथ ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है, पर आखिर कैसे? लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो अपने सूट में लगे काइजू नंबर 10 के टेल को देखता है और इसीलिए टेल को देखकर वो ये समझ जाता है कि असल में काइजू नंबर 10 ने अपने टेल को सेक्रीफाइस करके उसके राइट हाथ को फिर से रीजनरेट कर दिया है। एंड इसीलिए सोशिरो नंबर 10 से कहता है नंबर 10 तुमने अपनी टेल को सेक्रीफाइस कर दिया वो भी सिर्फ मुझे बचाने के लिए, तो ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सेक्रीफाइस को बेकार नहीं जाने दूंगा नंबर 10। लेकिन जैसे वाइस कैप्टन सोशिरो ऐसा बोलता है वैसे नंबर 10 उससे कहता है सोशिरो अब आगे क्या करना है? पर ये सुनते ही सोशिरो कहता है आगे क्या करना है मतलब? पर इस बात को सुनकर नंबर 10 सोशिरो से कहता है हाँ सोशिरो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आगे क्या करोगे, आखिर इस फाइट में तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम अभी भी डिफेंड करोगे या फिर तुम इस पर अटैक करोगे? पर ये सुनकर वाइस कैप्टन नंबर 10 से कहता है नंबर 10 मैं इस पर अटैक करना तो चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि अब मेरे पास कोई और मूव्स बचे ही नहीं है और इसीलिए लगता नहीं है कि मैं इस पर अटैक कर पाऊंगा। इस टाइम पर हमारा सामना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेट से हो रहा है, एक ऐसा पावरफुल मॉन्स्टर जितने पावरफुल मॉन्स्टर का सामना मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। पर इस बात को सुनकर नंबर 10 सोशिरो से कहता है सोशिरो मैं जानता हूँ कि हमारा एनिमी हमसे ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम इस लड़ाई से पीछे हटना चाहते हो या फिर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो तो मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। तो इसीलिए सोशिरो जब तक हमारी सांसें चल रही हैं चलो तब तक हम इस फाइट को लड़ते हैं और इस लड़ाई का मजा लेते हैं। पर नंबर 10 की इस बात को सुनकर सोशिरो अपने मन में कहता है क्या मजा लेते हैं? लेकिन इतने में नंबर 12 सोशिरो पर हमला कर देता है। नंबर 12 का ये अटैक बहुत ही दमदार होता है और वो सोशिरो पर इससे सक्सेसफुली मार भी देता है। लेकिन हमला होने के बाद ही हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो ने इस हमले से बचने के लिए अपने ब्लेड को सामने कर दिया है, लेकिन तब भी उसे काफी नुकसान हुआ है और इसलिए उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पर इस टाइम पर सोशिरो अपने मन में कहता है कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं बचपन में भी बार बार अपने भाई से फाइट करता था और बार बार हारता था, लेकिन तब भी मैंने कभी भी हार नहीं मानी थी और इसीलिए मैं बचपन से ही हमेशा इस स्वॉर्ड्स की प्रैक्टिस करता ही रहा। मेरे पिता ने और मेरे मास्टर ने सबने मुझसे यही कहा कि अगर मैं इसी तरह से स्वॉर्ड से लड़ता रहूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी मारा जाऊंगा, इसीलिए मुझे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन मैंने उनकी कभी नहीं मानी और मैंने लड़ना कभी बंद नहीं किया। लेकिन फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो अपने मन के अंदर काइजू नंबर 10 को अपने सामने फील करता है और वो इस टाइम पर काफी छोटा होता है, यानी कि अपने यंग एज के अंदर। यहाँ पर काइजू नंबर 10 सोशिरो से पूछता है कि आखिर तुम पावरफुल क्यों बनना चाहते थे? जो सुनकर छोटा सोशिरो कहता है कि मैं पावरफुल इसीलिए बनना चाहता था ताकि मैं अपने भाई को हरा सकूं। पर ये सुनकर नंबर 10 कहता है नहीं सोशिरो तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद ही सोशिरो थोड़ा बड़ा होता है और फिर वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं पावरफुल इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं डिफेंस फोर्सेस में आ सकूं। पर ये सुनकर भी नंबर 10 कहता है नहीं सोशिरो असली जवाब ये भी नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद सोशिरो कहता है मैं पावरफुल इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं अपने वाइस कैप्टन की ड्यूटीज को पूरा कर सकूं। पर ये सुनकर नंबर 10 उससे कहता है सोशिरो अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दो। इस बार नंबर 10 की इस बात को सुनकर सोशिरो अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है और फिर वो अपने बचपन को याद करता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि वो अपने भाई के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और इस ट्रेनिंग के अंदर उसका भाई उसे काफी पीट रहा होता है और वो हर बार अपने भाई से हार रहा होता है। लेकिन तब भी यहाँ पर सोशिरो काफी खुश होता है
और उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल होती है। और फिर इसीलिए फिर से प्रेजेंट टाइम आता है जहाँ पर सोशिरो अपना मुंह उठाता है और इस बार वो नंबर 10 से कहता है कि वो ये सब इसीलिए करता है क्योंकि उसे तलवारबाजी में मजा आता है। और इस बार नंबर 10 जैसी सोशिरो की बात सुनता है वैसे उसके चेहरे पर भी स्माइल आती है और वो सोशिरो से कहता है, हाँ सोशिरो, बिल्कुल सही कहा तुमने, इस बार तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम भी ये सारी फाइट इसीलिए करते हो क्योंकि तुम्हें तलवारबाजी में मजा आता है और इसीलिए सोशिरो तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो, या यूं कहूँ कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। हालांकि इसके ठीक बाद ही हम ये देखते हैं कि नंबर 12 सीधा होशिना के पास आता है और वो उस पर हमला कर देता है। और वैसे ये वाला हमला भी सोशिरो को लगता है, लेकिन वो इस बार भी अपनी ब्लेड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से वाइस कैप्टन सोशिरो को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसी टाइम पर नंबर 10 सोशिरो से पूछता है, तो बताओ सोशिरो, तुम हार नहीं मानना चाहते ना? जो सुनकर सोशिरो कहता है, हाँ बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। और फिर इसके ठीक बाद ही हम सोशिरो को देखते हैं जहाँ पर उसके पीछे काइजू नंबर 10 की इमेज आती है, जो कि सोशिरो के मन में चिल्लाते हुए उससे कहता है, मैं जानता था सोशिरो कि तुम लड़ोगे क्योंकि तुम्हें लड़ने में मजा जो आता है। सो दोस्तों, अब यहाँ से वाइस कैप्टन सोशिरो अपने बारे में सब कुछ जान चुका है और अब काइजू नंबर 10 ने उसे एहसास करा दिया है कि वाइस कैप्टन सोशिरो बिल्कुल उसके जैसा है और इन दोनों को लड़ने में बहुत मजा आता है। लेकिन दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? क्या अब अपने आप को जानने के बाद वाइस कैप्टन सोशिरो नंबर 12 को हरा पाएगा या फिर अभी भी नंबर 12 वाइस कैप्टन सोशिरो पर भारी पड़ेगा? अगर आपको इस बारे में जानना हो तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखना। और हाँ, इसके आगे की वीडियो भी कल ही आ जाएगी, इसलिए आप सबको इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों, यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें और अगर आप सभी कमेंट्स के अंदर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।